नमस्कार। आज की वीडियो में हम कोल्ड वॉर एरा के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे। हम जानेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, हम जानेंगे कि इसका पूरे विश्व पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर, हम आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ेंगे कंट्रीज़ के बीच में, हम अलाइड फोर्सेस के बारे में जानेंगे, लॉजिक ऑफ डेटरेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, वार्सो पैक्ट, अलायंस सिस्टम, मिलिट्री पावर, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, फाउंडर्स ऑफ नैम। हम पढ़ेंगे इंडिया का एसोसिएशन विद कोल्ड वॉर, इंडिया के संदर्भ में कोल्ड वॉर की स्थिति क्या रही। हम पढ़ेंगे एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर को बड़ी चिंता थी कि कहीं यूएसए क्यूबा को इन्वेड कर प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो ना कर दे। क्यूबा जो एक आइलैंड कंट्री है यूएस के पास में, बहुत फ्रेंडली रिलेशन शेयर करती थी यूएसएसआर के साथ। यूएसएसआर उस समय डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल दोनों ही तरीके की हेल्प क्यूबा को प्रोवाइड किया करता था। अब यहाँ पे यूएसएसआर का एक्शन ये होता है कि यूएसएसआर क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर देती है बाय प्लेसिंग मिसाइल्स इन क्यूबा। अक्टूबर 1962 में यूएसएसआर का क्यूबा में मिसाइल्स को प्लेस करना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहलाया। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि यूएसए वॉज अंडर थ्रेट। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होने के बाद यूएसए वॉज अंडर थ्रेट। हालांकि यूएसए को इसकी जानकारी 3 हफ्ते बाद मिलती है। यूएसए अपने शिप्स को यूएसएसआर की तरफ भेजता है टू ऑब्स्ट्रक्ट देम एंड टू स्टॉप देम फ्रॉम प्लेसिंग मोर मिसाइल्स। अब यहाँ पे जो स्थिति बनती है वो नो वॉर की स्थिति होती है। किसी भी तरीके का वॉर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता। यहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं या शीत युद्ध कहते हैं। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही कोल्ड वॉर की सिचुएशन में फंसे हुए थे। दोनों एक दूसरे को फिजिकल हार्म कहीं नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे कोई मिसाइल का अटैक नहीं कर रहे हैं। आपसी गर्मा गर्मी ज़रूर है, बट पूरी दुनिया पे इसका क्या रिजल्ट हो रहा था? पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। पूरा वर्ल्ड वॉज नर्वस अबाउट वर्ल्ड वॉर 3। बट इसके बिल्कुल ऑपोजिट कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनती है। तो अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर है क्या? शीत युद्ध है क्या? किसी तरीके के मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं? ये जो टर्म है कोल्ड वॉर, इसका मतलब क्या होता है? तो समझने की बात ये है कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन में हम किसी भी तरीके के मिसाइल से कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। मिलिट्री पावर हमारी नहीं जा रही है दूसरी कंट्री से झगड़ा करने के लिए। यहाँ पे हम कंपटीशन के थ्रू, टेंशन्स के थ्रू और कॉन्फ्रंटेशंस के थ्रू दूसरी कंट्री के साथ ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, बट किसी भी तरीके का फिजिकल वॉर नहीं हो रहा है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वॉर है, जो है वो है कॉम्पिटिशन्स, टेंशन्स, कॉन्फ्रंटेशंस, बट कोई वॉर नहीं है। आपकी मिलिट्री जाके लड़ाई नहीं कर रही है, डिप्लोमेटिक तरीके से आपकी लड़ाई चल रही है। ये जो गर्मा गर्मी आपस में चल रही है, ये वो सिचुएशन है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा होने के बाद और वॉर ना होना, कोई भी फिजिकल हार्म ना होना एक दूसरी कंट्रीज़ को, कोल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को जन्म तो देता है। बट हमें ये जानना होगा बैकग्राउंड में जाके कि ये कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन बनी है, ये बनी क्यों? ये कोल्ड वॉर जैसी तनातनी जो आपस में दोनों देशों के बीच में हुई, ये गर्मा गर्मी आखिर हुई क्यों? तो इसका कारण है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा से कंट्रीज़ के बीच में मिसमैच ऑफ द आइडियाज़ रहा है। यूएसए और यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो यूएसए जो लिबरल डेमोक्रेसी चाहता है, वहीं यूएसएसआर जो सोशलिज्म में बिलीव करता है। यूएसए कैपिटलिज्म को फेवर करता है तो यूएसएसआर कम्युनलिज्म को फेवर करता है। यूएसए की आइडियोलॉजी ये है कि रिसोर्सेज हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास रहें, प्राइवेट मेंबर्स के पास रहें, जबकि यूएसएसआर का मानना ये है कि रिसोर्सेज हमेशा स्टेट के अंडर होने चाहिए, स्टेट का कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज होना चाहिए। तो अब यहाँ हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर हुई कब, शुरुआत कोल्ड वॉर की होती कब है। 1945 में एंड होता है हमारा वर्ल्ड वॉर 2 और यहीं से हमारा कोल्ड वॉर शुरू होता है व्हेन यूएसए बॉम्बार्डेड जापान। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 तरह की फोर्सेस या पावर्स थी। एक तो अलाइड फोर्सेस जिसमें यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस था। दूसरी एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था।
देखो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब अलाइड फोर्सेस में यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक साथ थे, तो अब ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, या ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में आ खड़े होते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि सत्ता तो कोई एक ही चाहेगा, कोई एक ही चाहेगा कि मैं ही पावर में रहूं। पावर हमेशा किसी एक के पास रहे, ऐसा सब चाहते हैं। नंबर 1 पोजीशन में हर किसी को आना है। इसीलिए ये अलाइड फोर्सेस जो कभी एक साथ काम कर रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पावर चाहिए थी, हर किसी को नंबर 1 पोजीशन चाहिए, पावर में सबसे ऊपर हर किसी को आना था। अब आगे हम एक नया टर्म पढ़ेंगे जो कि है डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि डेटरेंस क्या होता है। तो डेटरेंस इज द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम डेटरेंस की बात इस कॉन्टेक्स्ट में करें तो दोनों ही जो कंट्रीज थी, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों के पास ये कैपेसिटी थी कि इक्वली एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनके पास रिसोर्सेज हैं, न्यूक्लियर पावर है, सब कुछ है, बट फिर भी दोनों ने क्या किया है? रेजिस्ट किया है, खुद को रोका है इस डिस्ट्रक्शन के पास जाने से, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से दोनों ने एक दूसरे को रोका है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि दोनों ही इतने केपेबल हैं, इतनी कैपेसिटी हम दोनों के पास हैं कि इससे नो वन विल बी बेनिफिटेड, फायदा किसी को नहीं होने वाला, जिसका भी होगा दोनों का नुकसान ही होगा। लॉजिक ऑफ डेटरेंस के आ जाने से हम ये नहीं समझते कि किसी भी तरीके से ये कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी जो वो खत्म हो गई। इसने वॉर को जरूर रोका है, बट जो राइवलरी है, जो दुश्मनी थी दोनों में, वो अभी भी कंटिन्यू रही। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्रीज ने रैशनली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव किया है, एक दूसरे को अटैक ना करते हुए, ये जानते हुए भी कि हम दोनों केपेबल हैं, उन दोनों ने अपने आप को रोक के रखा, एक दूसरे पे कोई अटैक नहीं किया। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए या कंट्रीज की आपस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिटीजन्स की तरफ, उन्होंने किसी भी तरीके का वॉर करना सही नहीं समझा। अपने अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, 2 बड़े पावर ब्लॉक्स जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनते हैं, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर। बोथ द पावर ब्लॉक्स वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज। नाउ टेरिटरीज को एक्सपैंड करना था तो आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करना था, और इसी के चलते हम आगे जाके देखते हैं कि यूरोप जो था वो 2 हिस्सों में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप सपोर्ट करता है मोस्टली यूएसए को, जो पार्ट बनता है वेस्टर्न अलायंस का, जबकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप सपोर्टेड मोस्टली यूएसएसआर, जो पार्ट बनता है ईस्टर्न अलायंस का। और इसी के साथ आगे चल के नेटो का अप्रैल 1949 में गठन होता है अंडर वेस्टर्न अलायंस। नाउ यहाँ पे हम समझेंगे कि नेटो है क्या। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी 1949 में बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। यानी कि उस समय सोवियत यूनियन से बचने के लिए वेस्टर्न अलायंसेस की पावर जो थी वो एक साथ आ गई थी और उन्होंने नेटो का गठन किया। पर समझने की बात यह है कि अगर वेस्टर्न अलायंस नेटो जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है तो क्या हमारा ईस्टर्न अलायंस शांत रहने वाला था? बिल्कुल नहीं। 1955 में वॉर्सो पैक्ट बनाई जाती है जो काउंटर करने के लिए थी नेटो को। Now Warsaw Pact was a collective defense treaty which was established by the Soviet Union and several other Soviet satellite states in Central and Eastern Europe. जब हम अलायंसेस की बात करते हैं तो हम दोनों कंट्रीज़ की डिफरेंट आइडियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी यूएसए के बारे में। यूएसए जो कम्प्लीटली अलायंस सिस्टम को फॉलो करता था। यूएसए की एक सिंपल सी थ्योरी थी कि दोस्ती करो आगे बढ़ो, दोस्ती करो एक्सपैंड करो। यूएसए अलायंस बनाता जा रहा था एशिया में, और इसी दौरान उसने सियाटो और सेंटो जैसे अलायंसेस बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके कंट्रीज़ के साथ आगे मिलता गया। वेयरएज अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर यूज्ड मिलिट्री पावर टू कैप्चर द ईस्टर्न यूरोप। अपने इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि स्मॉल स्टेट्स को बड़ी पावर्स की ज़रूरत क्यों थी। पॉइंट नंबर 1, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो बड़ी पावर्स जो होती थी वो उन्हें किसी भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से बचाते थे, सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। पॉइंट नंबर 2, दे प्रोवाइडेड वेपन्स टू देम। स्मॉल स्टेट्स को वेपन्स प्रोवाइड करने वाली बिग पावर्स हुआ करती थी, इकोनॉमिक सपोर्ट उनको मिलता था। पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल स्टेट्स जो थे उनको बड़ी पावर से इकोनॉमिक सपोर्ट मिला करता था, और जो उनकी लोकल राइवलरीज थी
आपसी जो झगड़े थे, आपसी जो टेंशन्स थी, उनको हैंडल करती थी बड़ी पावर्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि वाई बिग पावर्स नीडेड स्मॉल स्टेट्स। छोटे स्टेट्स का तो समझ आता है कि इतने बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे तो उन्हें बड़ी पावर्स की ज़रूरत थी, बट बड़ी पावर्स को छोटे स्टेट्स की ज़रूरत क्यों थी? पॉइंट नंबर 1, एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज। स्मॉल स्टेट्स के पास ये क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो थे, ये सुपर पावर्स को सुपर पावर्स बनने में मदद करती हैं। ये रिसोर्सेज किसी भी सुपर पावर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पॉइंट नंबर 2, टेरिटरीज। अगर हम बात करें एक्सपैंडिंग द टेरिटरी की, जो हमने पहले पढ़ा है, बड़ी सुपर पावर्स अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना चाहते थे और एक्सपैंड करने के लिए उन्हें एक टेरिटरी मिल ही रही है बाय सपोर्टिंग द स्मॉल स्टेट्स। पॉइंट नंबर 3, बड़ी सुपर पावर्स को स्पाई लोकेशंस इजीली अवेलेबल होती हैं स्मॉल स्टेट्स में, जहाँ पे वो अदर कंट्रीज पे स्पाई कर सकते हैं इजीली। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट में छोटी छोटी कई स्टेट्स मिलके मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए पे कर सकती हैं, और यहाँ पे जब हम किसी छोटी स्टेट्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो हम अपनी आइडियोलॉजी को इनडायरेक्टली एक्सपैंड कर रहे होते हैं। तो यही रीज़न है कि बड़ी सुपर पावर्स को स्मॉल स्टेट्स की ज़रूरत क्यों होती थी। अपनी आज की इस वीडियो में हम नैम के बारे में पढ़ेंगे। नैम जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को दर्शाता है। नाउ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नैम एक ऐसी पॉलिसी है जो हमें दोनों ही अलायंसेस यानी कि ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस दोनों के साथ ना जाने की चॉइस देता है। नैम के अंडर आज़ाद हुए नए देशों को, उस समय जो नए देश बन के उभर रहे थे, उनके पास ये चॉइस थी कि या तो वो यूएसए के साथ जाएं या फिर वो यूएसएसआर के साथ जाएं, या फिर वो चाहें तो नैम के मेंबर बन जाएं और दोनों में से किसी के साथ ना जाएं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू फाउंडर रहे नैम के। नैम का पहला समिट 1961 में होता है। नैम साथ ही साथ ये भी क्लेम करता है कि इसको ये ना सोचा जाए कि हम न्यूट्रल हैं या हम न्यूट्रलिटी में हैं या फिर हम किसी तरह की आइसोलेशन में हैं। नैम एक्ट करता है एज मीडिएटर्स और वो हेल्प करता है वॉर को एंड करने में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने भी अपने डिसीजन पर स्थिरता दिखाई और ऑप्ट किया फॉर नैम। भारत ने अपनी वॉइस रेज की अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनलाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ यूएसए और यूएसएसआर। इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। अब ऐसा करने में भारत का बेनिफिट क्या है? भारत का बेनिफिट ये है कि इंटरनेशनल डिसीजंस में भारत अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोच सकता है। अभी अभी नया आज़ाद हुआ देश, जहां सबको ये उम्मीद होती है कि अभी देश कोई आज़ाद हुआ है और ये किसी ना किसी अलायंस के साथ जाएगा, वहां पे भारत हमेशा की तरह निखरता हुआ, उभरता हुआ अकेला रहने का डिसीजन लेता है और अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। भारत का यहाँ बेनिफिट ये होता है कि वो बैलेंस करता है एक सुपर पावर को अगेंस्ट द अनदर। आगे जाके भारत को अपने डिसीजन के लिए क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। नाउ इंडिया का जो स्टैंड था उसको अनप्रिंसिपल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत ने एक स्टैंड लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, ऐसा बाकी कंट्रीज कहती हैं। बाद में इसको इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्रडिक्टरी भी कहा गया। क्यों? क्योंकि भारत ने 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली थी यूएसएसआर के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।